हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन करें। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें, यानी फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल नंबर 324 के अकॉर्डिंग भारत में चुनावों के को सुचारू रूप से संचालन चुनावों का करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई है, जो एक संवैधानिक संस्था है और जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो एक संवैधानिक जो एक स्वायत्त संस्था भी मानी जाती है। तो क्या क्या इसके अहम कार्य हैं वो इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है? पहला जो कार्य है इलेक्शन कमीशन का वो होता है चुनावों का प्रबंध, निर्देशन और नियंत्रण करना। यानी जो इलेक्शन कमीशन है उसका पहला काम क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन की पूरी मैनेजमेंट रहती है, क्या कहाँ पर होना है, किस डेट में इलेक्शन होने हैं, वहाँ उस डेट से पहले की क्या तैयारियां वहाँ पे करवाई जानी है, इलेक्शन के दौरान की क्या तैयारियां होनी है, इलेक्शन होने के बाद किस तरह की तैयारियां वहाँ पे होनी है, कैसे क्या कुछ होना है। ये जो पूरी मैनेजमेंट रहती है इलेक्शन कमीशन जो उसके अंतर्गत रहती है। सेकंड इसमें आता है निर्देशन और नियंत्रण। निर्देशन मीन्स जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो डायरेक्शन चलती है, जो दिशा निर्देश काम करेंगे वो इलेक्शन कमीशन के ही दिशा निर्देशों के तहत चुनाव होते हैं। चाहे वो संसद के इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के राज्यसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे वो मध्यावधि चुनाव हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो चुनाव हो जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। तो हर इलेक्शन में जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्शन है और जो कंट्रोलिंग है, यानी जो नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो इलेक्शन कमीशन की रहती है। इलेक्शन कमीशन ही सारी चीजों को नियंत्रित करता है। ओके। सेकंड पॉइंट इसमें है मतदाता सूचियां तैयार करना। यानी जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को हर इलेक्शन से पहले अपडेट किया जाता है, उसको रिवाइज किया जाता है पब्लिक के लिए। वो बिल्कुल अखबारों में भी, न्यूज़पेपर्स में भी, लोकल लेवल पर ये कहा जाता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है नई वोटर लिस्ट के ऊपर, तो वो भी जो हो बीएलओ के पास जाके अपना देख सकता है, या फिर जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके जो हो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, कोई चेंज अगर करना है। तो ये जो अपडेट की जाती है लिस्ट, इसमें अपडेशन में क्या चीज़ें रहती हैं, किसी की डेथ हो गई हो उनका नाम जो हो वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाता है, किसी के एड्रेस में कोई चेंज हो, किसी ने शहर चेंज कर लिया हो, किसी के वार्ड में कोई चेंज करना हो, किसी के नाम में कोई गलती हो, किसी की एज में कोई गलती हो, किसी को फोटो सही नहीं हो, तो ये जो पूरी करेक्शन होती है इन सारी करेक्शन को दूर किया जाता है। और जो नए वोटर होते हैं वो एनरोल किया जाता है। और नए वोटर्स के इनरोलमेंट के लिए इंडिया में 25 जो जनवरी है नेशनल वोटर डे उस डेट में मनाया जाता है, ताकि जो नए युवा जो हैं इलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकें, जिसकी एज 18 साल की हो है तो वो वोटर जो वो बन सके, अपना वोट बनवा सके। तो 18 साल की एज रखी गई है हमारे यहाँ पर। पहले ये जो एज है वो 21 वर्ष की होती थी। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा इस एज को रिड्यूस किया गया, ये 18 वर्ष की गई। अगर हम लोग वोटर्स की कुल संख्या की बात करें, अपडेटेड जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 17वीं लोकसभा के इलेक्शन में लगभग जो हो 89 करोड़ जो वोटर हैं वो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो काम है इलेक्शन कमीशन का वह चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। जो सीमांकन होता है निर्वाचन क्षेत्रों का, उसकी करने की भी जो जिम्मेदारी होती है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये जो पूरा शेड्यूल रहता है, इसको लीड करता है इलेक्शन कमीशन। यानी जो कुल संख्या होती है निर्वाचन क्षेत्रों की उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब जैसे भारत में 2026 तक के लिए वो तो डिसाइड हो गया है, लेकिन आंतरिक क्षेत्र जो होते हैं किसी निर्वाचन क्षेत्र में, तो उसके उन एरियाज में जो फेरबदल करके तो नई जो है रिजर्वेशन किस एरिया में होनी है, किस एरिया में अभी जो जनरल की सीट होनी है, तो ये जो जो लोकल पॉलिटिशियन है उनको भी सहायक के तौर पर इसमें सदस्य बनाया जाता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी इसमें शामिल रहते हैं। और जो परिसीमन आयोग का जो डिसीजन होता है उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो 4 परिसीमन आयोग अब तक जो वो भारत में रहे हैं, और जो भी जनगणना होती है 10 साल के बाद, उस जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग जो बनाया जाता है, उसकी सिफारिश के आधार पर फिर उन क्षेत्रों का जो परिसीमन किया जाता है।
ओके, तो ये पूरी देखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आचार संहिता लागू। आचार संहिता लागू करवाना या चुनावों में दिशा निर्देश लागू, यानी जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, यानी ठीक व्यवहार करने के निर्देश देना सभी, चाहे वो एक वोटर के तौर पे लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो जो कैंडिडेट भाग ले रहे हैं इलेक्शन में उनके लिए है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं के लिए है, जो चुनाव अधिकारी हैं उनके लिए है, और मेन तौर पर इसमें रहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हो, जो नेता होते हैं कि ठीक व्यवहार करने के निर्देश ज्यादा मायने रखते हैं। वो किसी तरह की कोई इस तरह की पब्लिक को प्रोवोक करने वाली कोई स्पीच ना दे दें। जो भी उनको रैली करनी है, कोई जलसा करना है, मान लो कोई नुक्कड़ सभा करनी है, तो उसकी वो इजाजत ले प्रशासन से, प्रशासनिक जो भी पोस्टर बैनर उनको यूज करने हैं, कितना उनका खर्चा होना है, ये जो भी जो का एक किस्म से प्रोसेस रहती है, ये प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनकी नॉलेज में होनी चाहिए, उनकी परमिशन से होनी चाहिए। आपस में जो हो अलगाव की कुछ ऐसी स्थिति ना हो कि कोई राजनीतिक दंगे वाली सिचुएशन हो रही है। तो यानी ड्यूरिंग इलेक्शन या इलेक्शन से पहले मीटिंग ली जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सभी को ये कहा जाता है कि जो इलेक्शन है वो समुचित तरीके से या स्वस्थ जो प्रतियोगिता है वो हम चाहते हैं सभी को रूल जो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इलेक्शन कमीशन की रहती है। नेक्स्ट आता है इसमें चुनाव तिथियों की घोषणा करना। आप या तो ये कह लीजिए चुनाव तिथियों की घोषणा करना, या फिर ये कह लीजिए चुनावों का कार्यक्रम निर्धारित करना, यानी किस डेट में क्या होना, कैसे नोटिफिकेशन कब निकलेगा, जो नामांकन पेपर्स फाइल करने की प्रोसेस है वो किस दिन स्टार्ट हो, नामांकन पत्रों की जो जांच है वो, जो नामांकन पत्र को दाखिल करने की अंतिम डेट क्या होगी, नामांकन पत्रों की जांच की किन किन डेट्स में की जाएगी, के ऊपर ऑब्जेक्शन जो किन किन डेट्स में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर कोई नाम वापस लेना चाहता है, नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है, तो किस डेट तक ले सकता है, चुनाव दिवस कब होगा, यानी मतदान दिवस वोटिंग डे किस दिन होगा, कितने चरणों में इलेक्शन होगा, जो उसके बाद जो वोटिंग काउंटिंग होनी है, जो मतगणना होनी है, मतगणना किस डेट में होगी, कितने चरणों में मतगणना होगी, कितने राउंड उसके होंगे, किस जगह पे मतगणना होगी, ये जो पूरी डेट्स होती हैं, इन डेट्स को पहले डिक्लेयर किया जाता है, इसको शेड्यूल बोलते हैं। इसको पूरी जो कार्यक्रम होता है वो निर्धारित करता है इलेक्शन कमीशन। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें राजनीतिक दलों का पंजीकरण, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी संगठन जो यहाँ पे चुने इलेक्शन लड़ना चाहता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन के जो पैरामीटर्स हैं तो ध्यान में रखते हुए अब एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो भी एफिडेविट चाहिए होंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी इलेक्शन कमीशन की कंप्लीट करनी पड़ेगी। और फिर जो हो अगर इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि हाँ जो भारतीय संविधान की जैसे एक किस्म से संप्रभुता है, अखंडता है, उसका पालन करने की एक जिम्मेदारी ले रहे हैं ये, तो जो भी जैसे तय एक पूरा एक प्रोसेस रहता है, उसको अगर उन ठीक लगता है तो फिर जो हो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उसको मान्यता, उसका पंजीकरण कर लेते हैं। ठीक है, यानी भारत में अगर किसी को राजनीतिक दल बनना है तो चुनाव आयोग में पंजीकरण करवा के ही कोई संगठन राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियों रजिस्ट्रेशन करना और रिकॉग्निशन देना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो पंजीकरण तो सीधा हो गया कि आप इलेक्शन कमीशन ने ये मान लिया कि ठीक आप इलेक्शन में यहाँ पे भाग ले सकते हैं और हमने आपको पंजीकृत कर लिया। अब बात आती है इसके बाद के प्रोसेस की, यानी आप पंजीकृत हो गए, ठीक है आपने इलेक्शन में भाग ले लिया, अब इलेक्शन परफॉर्मेंस के बेस पर इलेक्शन कमीशन ने दो तरीके की मान्यताएं निर्धारित कर रखी। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो बड़ी जो एक किस्म से कंडीशंस पूरी कर लेती हैं वोटिंग परसेंटेज की, सीटों वगैरह की, तो उनको नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, उनको मान्यता दी जाती है। बड़ी पार्टियों में शुमार वो जैसे वर्तमान में
टोटल 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बड़ी पार्टी। okay? दूसरी जो मान्यता है वो होती है स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज की। उससे नीचे की कुछ कंडीशंस हैं जो राजनीतिक दल कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं अपनी जो भी चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर, तो उनको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। इस मान्यता के दोनों लेवल्स पर अलग अलग जो हो बेनिफिट भी होते हैं। अब फिलहाल की यदि हम लोग बात करें तो लगभग 52 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का इनके पास दर्जा है। अगर कोई पार्टी स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी कोई उसकी इलेक्शन परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी आ सकती है। जैसे टीएमसी एक पार्टी, तो वो पहले राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होता था, लेकिन उसकी इलेक्शन परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई तो वो वर्तमान में जो वो नेशनल लेवल की पार्टी है। इसी हिसाब से ये फेरबदल ये होता रहता है। और अब इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि हर 10 साल के बाद जो होगी इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे, यानी 10 साल के बाद जो हो वो जांचा जाएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट आता है चुनाव चिन्ह प्रदान। एक मान्यता से रिलेटेड एक और चीज एक प्रावधान और रहता है। उसमें क्या रहता है, अगर पार्टी में बिखराव की स्थिति है, विभाजन हो गया है पार्टी, तो 2 राजनेता हो सकते हैं, 3 राजनेता हो सकते हैं, गुट हो सकते हैं जो ये दावा करते हैं कि पार्टी के ऊपर लीगली हमारा राइट, दूसरा पक्ष कहता है कि हमारा राइट। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड किसके पास राइट होगा, चुनाव चिन्ह का प्रयोग आधिकारिक तौर पर कौन सा गुट जो करेगा और कौन सा गुट जो हो, जो भी उनके कार्यालय वगैरह है कि नीतिगत चीजें हैं देखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें चुनाव चिन्ह प्रदान। इलेक्शन कमीशन का एक ये भी काम रहता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होते, निर्गुट रहते हैं, किस्म से निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज बच गई है के लिए भी चुनाव चिन्ह को देने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। यहाँ पर ये बात आप नोट कर ले, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, यानी 2 प्रकार के जो राजनीतिक, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में एक किस्म से मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। तो इनके जो इलेक्शन सिंबल होते हैं किसी दूसरी पार्टी को प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकते, ये सिक्योर रहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है निर्वाचन कर्मचारियों की नियुक्ति और नियंत्रण, यानी जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी इलेक्शन व्यवस्था में जुड़ रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस रहता है इलेक्शन का, उन जो हो वो किसके अंतर्गत काम करे, किसके अंडर में काम करेगा, डिप्टी कमिश्नर जो हो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसडीएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उसके नीचे सेक्टर ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, और बूथ लेवल के ऊपर जो जेटिंग ऑफिसर बनाए जाते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोलिंग अधिकारी होते हैं जो बाकी बैठे होते हैं बूथ के ऊपर, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कैसे जो उनको कार्य करना होगा, ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी, उनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी, उनके अपॉइंटमेंट लेटर बाकायदा जारी किए जाते हैं डिपार्टमेंट की ओर से, उनको रिलीव किया जाता है। के ऊपर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी अगर वो गलती करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस उसके ऊपर लागू, ठीक है। तो ये जो पूरी कवायद रहती है चुनाव से जुड़े जो अधिकारियों की नियुक्ति, ट्रेनिंग और कंट्रोलिंग की, वो इलेक्शन कमीशन देखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वोटिंग मशीनों की सुरक्षा और मतों की गणना, यानी इलेक्शन कमीशन की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो वोटिंग मशीनें होती हैं, देखिए पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो उनकी सेफ्टी की भी उनकी रहती थी। वर्तमान में क्योंकि ईवीएम का प्रयोग हो रहा है तो ईवीएम की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की रहती है कि ताकि सेफ जगह पे उनको रखा जाए, इलेक्शन से पहले उनको सेफ जगह पर रखा जाए, फिर इलेक्शन के कर्मचारियों को दिया जाए, वहाँ पर भी उनकी देख रेख एक किस्म से होनी चाहिए। आजकल वीवीपैट भी साथ में आती है जो एक किस्म से सेंसर ज़्यादा गर्म स्थिति में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो पूरी इस सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, अगर कोई खराब हो उसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है मशीन। सेफ्टी की जिम्मे इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद मतगणना तक फिर जो है उन सिक्योर जगह पे रखा जाता है। 3 लेयर की सिक्योरिटी वहाँ पे रहती है ताकि कोई भी जो किसी तरह का बाहरी कोई वहाँ इंटरफेयर हो सके, ठीक है। तो ये
मतों की गणना करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। कितने चरणों में मतगणना, किस अधिकारी के को जो है वहाँ पे नोडल अधिकारी के तौर पर माना जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर किसको बनाया जाएगा, किन किन अधिकारियों की फीस लगेगी, कितने राउंड की जो काउंटिंग है वो होती है, टेबल्स जो हो किस प्रोसेस में, जो पूरी व्यवस्था रहती है काउंटिंग की, वो इलेक्शन कमीशन का अहम कार्य होता है। और बाद में जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देता किसी को विजेता भी नहीं होता। नेक्स्ट रहता है इसमें मतदान रद्द करना और पुनः मतदान की घोषणा। यानी अगर किसी पर किसी जगह पे कोई ये लगा लो कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो, कोई असामान्य परिस्थिति यदि पैदा हो गई, अचानक कोई घटना घटित हो गई है तो वहाँ पे, या फिर कोई ऐसी कोई लीकेज सामने आ गई है, मीन्स कोई लूप होल सामने आ गया है कि वहाँ पे गली हुई है, इस तरह की दिक्कत हो, वहाँ पे चुनाव रद्द अगर किया जाना है या नहीं किया जाना है, ये भी इलेक्शन कमीशन देखता है। ठीक है, कंप्लेंट्स आती है ये उनको देखना होता है कि वहाँ पे क्या इस तरह के बेस बन रहा है कि वहाँ पे इलेक्शन रद्द किया जाए, और फिर दोबारा इलेक्शन वहाँ पे किस डेट में हो, तो किसकी ड्यूटी वहाँ पे लगनी है, क्या टाइमिंग रहनी है, ये भी पूरा इलेक्शन कमीशन देखता है। ओके, तो ये कुछ कार्य थे जो इलेक्शन कमीशन के, इसके अलावा भी हालांकि कुछ एडिशनल जो कार्य है वो इलेक्शन कमीशन के होते हैं। तो मेनली जो है मेन तौर पर जो फंक्शंस थे इलेक्शन कमीशन के, मैं इसको डिस्कस किए। ओके।